नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल को सौंप दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब चुनाव से पहले बीजेपी ने यह दांव क्यों खेला है? क्या रूपाणी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ अनबन चल रही थी? क्या बीजेपी पाटीदार समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है? तमाम तरह की चर्चाएं आपको भी सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको भूपेंद्र पटेल के बारे में बताते हैं। दरअसल भूपेंद्र पटेल के नाम को लेकर कोई चर्चा भी नहीं थी और वे एक लो प्रोफाइल नेता हैं जो पहली बार साल 2017 में विधायक बने और फिर अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन खेमे के नेता रहे हैं। बाद में अमित शाह के साथ भी उन्होंने अच्छे संबंध कर लिए थे, लिहाजा उनके नाम पर आपत्ति किसी को नहीं रही होगी। ये एक वजह मानी जा रही है कि भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब वो आनंदीबेन पटेल के कितने करीबी थे, अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2017 में घटलोदिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे वो। और आपको बता दें कि ये घटलोदिया जो विधानसभा सीट है, ये वही इलाका है जो आनंदीबेन पटेल का है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भूपेंद्र पटेल को यहां से उम्मीदवार बनवाया था। लेकिन क्या 2022 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लड़ेगी? और क्या भूपेंद्र पटेल को आगे करने से बीजेपी का रास्ता साफ हो पाएगा? साफ है कि भूपेंद्र पटेल को आगे करके बीजेपी पाटीदार वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आखिर गुजरात में पाटीदार वोट बैंक की अहमियत क्या है, यह भी आपको समझा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर गुजरात में पाटीदार वोट बैंक क्यों जरूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, अगर गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या पर नजर डालें तो 182 सीटें गुजरात विधानसभा में हैं। गुजरात की आबादी में 12 से 14% पाटीदार हैं और 71 सीटों पर पटेल मतदाता जो हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा 52 सीटों पर 20% से ज्यादा आबादी पाटीदार की है। पटेल समुदाय से सबसे ज्यादा विधायक गुजरात में चुने जाते हैं। अगर 2017 की मैं बात करूं तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। 2017 में पाटीदार विधायकों की संख्या पर नजर डालें तो वो 44 थी। 2012 में 47 पाटीदार विधायक थे। तो जो पाटीदार वोट बैंक है खास तौर पर, उसको साधने की कोशिश करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन क्या भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना देने भर से बीजेपी का काम हो जाएगा? क्या बीजेपी के लिए पाटीदार वोट बैंक को साधने की जो राह है वो आसान हो जाएगी? ये अपने आप में बड़े सवाल है और ऐसे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन्हीं पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी का। दिवाकर जी, जिस तरह से पाटीदार वोट बैंक को साधने की कोशिश करती हुई बीजेपी जरूर नजर आ रही है, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे एक वजह जानना चाहूंगा कि आखिर भूपेंद्र पटेल ही क्यों? अच्छे नेता तो दूसरे भी थे, उनसे ज्यादा अनुभव रखने वाले नेता थे, तो फिर भूपेंद्र पटेल ही क्यों? क्या वो आनंदीबेन खेमे से आते हैं, बाद में उनके अमित शाह के साथ में रिश्ते अच्छे हो गए थे? यही एक वजह निकलकर सामने आ रही है जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए सोहन, 2-3 बातें पहले स्पष्ट होनी चाहिए कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का एक अनुशासन है और उसकी जो मान्यता है उसको माना जाता है। और एक ट्रेंड, हर एक पार्टी की अपनी एक परिपाटी होती है, एक प्रचलन होता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को प्रोजेक्ट करने से पहले वो ये नहीं सोचती कि वो कितना अनुभवी है या उसकी कितनी लोकप्रियता है। वो ये देखती है कि किसी एक व्यक्ति को एक ऐसा तुरुप के पत्ते के रूप में सामने लाया जाए जो कि पहली बार प्रस्तुत हो और वो ज्यादा तेजी से काम कर सके, एक्शन ले सके। तो इस तरह के नेता को प्रोजेक्ट करने के पीछे संगठन में महत्वपूर्ण लोगों की, रणनीतिकारों की भूमिका होती है और उनके नाम पर विधायक दलों के विधायकों से और संगठन के निचले स्तर, यहाँ तक कि पन्ना स्तर के लोगों से भी उनसे राय ली जाती है और उस राय को एक साथ लेने के बाद उस पर मंथन किया जाता है। तो ये जो नया नाम आए हैं पटेल, उनके लिए जो आप लोग सोचते हैं कि वो पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां रहने वालों को भी ये नहीं पता था कि एक विधायक स्तर से ज्यादा उनकी एक वजूद या उनकी एक स्थिति है कि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाए, वो भी गुजरात जैसे राज्य में। लेकिन इस तरह के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अपने संगठन की अपनी सोच है। और आप उत्तराखंड में भी देख सकते होंगे कि जो नाम शुरू से आए हैं, त्रिवेंद्र रावत से आप कह सकते हैं, त्रिवेंद्र रावत के बाद उसके बाद
तीरथ सिंह रावत और उसके बाद अब धामी, तो किसी भी ऐसे नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि ये नाम बहुत प्रचलित नाम था या बहुत लोकप्रिय है या संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत नेता हैं और ये जनता से जुड़े हुए हैं, ये उत्तराखंड का नाम बहुत आगे कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उत्तराखंड में प्रयोग किया। आप कर्नाटक का उदाहरण दे सकते हैं, कर्नाटक में भी वो तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के इनपुट्स पर बहुत विश्वास करती है। तो कैडर में नीचे से ऊपर स्तर तक और साथ ही साथ विधायकों के स्तर पर जो बातचीत हुई, उस बातचीत में ये तय हुआ कि अगर नया नाम आए, क्योंकि उनको पाटीदारों को एक तरह से खुश करना था। एक बहुत ही मजबूत पटेल समुदाय है और जिसका एक वर्चस्व है। तो रूपाणी के मुख्यमंत्री बनने के बाद रूपाणी का प्रोजेक्शन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इसमें कोई ऐसे बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ने की बात नहीं है कि एक नया नाम दे दिया गया। इसमें कांग्रेस की तरह या अन्य पार्टियों की तरह परंपरागत तरीके से नेता के अनुभव या उसकी लोकप्रियता को नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। उस कैडर बेस्ड पार्टी में चूंकि वहां 25 सालों से एक तरह से वो शासन में है, आप प्रकारांतर से देखें तो उनका एक अनुभव शासन करने का पार्टी के तौर पर लगभग 2 दशक से ज्यादा का पूरा हो गया, 2.5 दशक पूरा होने जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में वो जानते हैं कि कौन नेता किस समुदाय से किस तरीके से वो पार्टी के लिए संगठन के स्तर पर और शासन में सरकार के स्तर पर लाभदायक का साबित हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पाटीदार वोट बैंक को साधने की कोशिश भी एक तरह से आप बीजेपी के से देख सकते हैं, लेकिन क्या बात पहले ये भी स्पष्ट हो जाएगी, बात सिर्फ पाटीदारों को ही साधने की नहीं थी। बात उनकी है कि वो किसी नए नेता का चुनाव किस तरह से करते हैं, नए नेता की कार्यशैली को जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही वो शपथ ग्रहण समारोह उनका संपन्न हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उनको बधाई दी बल्कि उनके काम की तारीफ की। तो नरेंद्र मोदी भी पटेल के काम को जानते समझते हैं। वो अनुभवी भी हैं, वो एजेड भी हैं, उनका एक अनुभव है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो एक चर्चित चेहरा नहीं थे, लेकिन उनको मंत्रालय जो वो संभालते रहे हैं, उसमें उनकी जो कार्यशैली है, जिस त्वरित तरीके से वो निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर उनका चयन हुआ है। और निश्चित रूप से गुजरात जैसे राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के अनुभवों और उनके कार्यों को जाना समझा जाता है। वो एक एक नेता के बारे में जानते हैं। इसके मायने ये भी नहीं है कि सीधा प्रधानमंत्री का इसमें कोई हस्तक्षेप है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें संगठन की चलती है और संगठन बहुत नीचे से ऊपर स्तर पर, पन्ना स्तर से लेकर के बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक और विधायकों के और सांसदों तक के इनपुट्स के आधार पर नेता तय किए जाते हैं। तो कोई नया नाम हो, चाहे वो नवयुवक हो या वो अनुभवी हो, उसको अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा रहता है कि उसकी जो सोच है, क्योंकि गुजरात मॉडल का प्रोजेक्शन जो है पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनता है। अगर वो मॉडल, चूंकि रूपाणी के संदर्भ में ये बातें सामने आ रही थी कि रूपाणी उस मॉडल को आगे ले तो नहीं जा पा रहे थे, बल्कि उसके आधार पर जो इनपुट्स मिल रहा था, आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता था। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत प्रभावी हो जाता है। ऐसे में एक तरफ तो जाति फैक्टर को उन्होंने देखा, इसलिए पटेल समुदाय को ले आए। और पटेलों में भी कई ऐसे नेता हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री से ज्यादा अनुभवी हैं और ज्यादा वो लोकप्रिय हैं। उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले पटेल समुदाय का ध्यान जरूर बीजेपी ने रखा होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी से पाटीदार समुदाय की जो है नाराजगी चल रही है और उसका जो परिणाम थे, आप सूरत नगर निगम के चुनाव उठाकर देख लीजिए किस तरह से वहां पर भले ही बीजेपी की सीटें बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का वहां पर प्रदर्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं पाटीदारों को साधना भी बीजेपी के लिए चुनौती है। यह बात हमें माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ, लेकिन क्या भूपेंद्र पटेल को चेहरा बना देने से जो पटेल समुदाय है वो सज जाएगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो हाँ, वही मैं यही बात तो कह रहा हूँ। ये बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि वो किसी नेता का प्रोजेक्शन जब भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है बड़े पद के लिए, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो कितना लोकप्रिय है, बल्कि वो ये देखा जाता है कि वो कितना कार्यशैली उसकी कितनी त्वरित है, कितनी तेजी लिए हुए वो एक्शन ले सकता है, कितने रिस्क लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा एक्शन कर सकता है। क्योंकि मंत्रालयों में काम करने के दौरान इनकी जो कार्यशैली है वो त्वरित एक्शन लेने की है और भाजपा इस तरह के एक्शन लेने वाले व्यक्ति को पसंद करती है। वो जो एक कदम आगे बढ़ करके रिस्क लेकर के वो एक्शन ले। परंपरागत तरीके से काम करने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में उतनी तरजीह नहीं दी जाती बड़े पद के लिए। इसलिए लोकप्रियता के साथ साथ उस नेता की कार्यशैली
और उसकी प्रशासनिक दक्षता, इसका भी आकलन किया जाता है। और ये आकलन करने का उनका जो जिम्मा होता है वो संगठन के स्तर पर नीचे से ऊपर होता है, विधायकों के स्तर पर नीचे से ऊपर होता है और सांसदों के स्तर पर होता है। साथ ही साथ संघ परिवार का भी एक इनपुट आता है। तो क्योंकि भाजपा के अंदर इनपुट देने वाले जो संस्थाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, ऐसे में सिर्फ जाति फैक्टर को ही नहीं साधा जा गया है, ये आप कंफर्म हो लीजिए। और जाति फैक्टर पर अगर चुनाव होता तो हार्दिक पटेल को आगे करके कांग्रेस बहुत बड़ा तो उड़ा देती। चलिए ठीक है, बीजेपी जो है जो फैसले लेने की जिनमें क्षमता हो उनके आधार पर जो है उन्होंने मुख्यमंत्री का चयन किया है, चलिए मान लेते हैं, और वो कितने फैसले लेते हैं वो आने वाले दिनों में दिख भी जाएगा। लेकिन चुनौती तो उनके सामने ये भी रहेगी, अगर पार्टी में किसी तरह की इनकम्बेंसी है तो उससे पार पाना भी तो भूपेंद्र पटेल के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। क्योंकि चर्चा ये भी चल रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए विजय रूपाणी और नितिन पटेल की छुट्टी की जाएगी। विजय रूपाणी की तो छुट्टी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी के अंदर किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी है तो वो भी जो है भूपेंद्र पटेल के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के स्तर पर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ही यही होता है कि किस तरीके से कोई शासन या उसका मुखिया काम कर रहा है, और इनकम्बेंसी तब होती है जब उसका लाभ मिलता है। एंटी हो जाता है तो उस लाभ की जगह वो हानि होने लगती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से विजय रूपाणी के समय में खास करके कोरोना काल में गुजरात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी थी, और कोर्टों के इस तरह के दखलंदाजी के बाद ये साफ हो जा रहा था कि प्रशासनिक स्तर पर जिस निर्णय की दरकार है वो नहीं लिया जा रहा था, और उसके न निर्णय लिए जाने के कारण जो मुख्यमंत्री था उस गुजरात मॉडल पर वहां पर फलीता लग रहा था। और वो गुजरात मॉडल चूंकि एक रोल मॉडल है विकास का, अगर वो किसी मुख्यमंत्री के रहते हुए उस पर कोई फलीता लग रहा है, उस पर आंच आ रही है, तो उस मुख्यमंत्री का बदला जाना स्वाभाविक था। लेकिन इतने जल्दी में और इतने तेजी से ये निर्णय लिया गया और उनको हटाया गया, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पत्रकारों तक को भी हवा नहीं लगी। आकलन तो ये किया जा रहा था रूपाणी को चेंज किया जाएगा, इसलिए ये ऐसा त्वरित निर्णय लिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको 2-3 महीने पहले से ही मंथन करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जिस पाटीदार को ही साधने की बात की जा रही है कि जाति फैक्टर को ही साध लेने से गुजरात में बात बनेगी नहीं, क्योंकि जाति फैक्टर पर गुजरात विकास मॉडल जो है वो प्रभावी है। और जब गुजरात विकास मॉडल किसी जाति फैक्टर के साधने से अगर वो सध जाता है तो ऐसे नेता को उनको लेना था, इसलिए नितिन पटेल और अन्य पटेलों को नहीं महत्व दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर भूपेंद्र पटेल को महत्व दिया गया तो उनकी कार्यशैली है, उनकी बेबाक टिप्पणियां हैं, और वो कोई त्वरित निर्णय अगर लेते हैं तो लेते हैं। इस तरीके के निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत थी, और साथ ही साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी नितिन पटेल का आपने जिक्र किया, नितिन पटेल को बार बार दरकिनार किया गया है, 4 बार उनके हाथ से सीएम बनने का मौका भी निकला है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो उनका नाम सीएम के लिए सामने आया, आनंदीबेन पटेल को बना दिया 2015-16 में। मैं यही बात तो आपसे बार बार कह रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि नितिन पटेल मौका तो अगर देते तो क्या आपको लगता नहीं कि नितिन पटेल ले पाते फैसले? देखिए, ये तो आप वो सवाल पूछ रहे हैं ना जो पत्रकारिता में आमतौर पे ये पूछा जाता है कि ये 4 बार से मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ये लोकप्रिय थे। क्यों दावेदार थे ये भी समझिए। दावेदार इसलिए थे कि उनकी लोकप्रियता है, पटेलों में उनकी मान्यता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस स्तर पर किसी नेता के चुनाव में इस तरह की लोकप्रियता और इसकी मान्यता, उसकी धमक को महत्व नहीं दिया जाता। अगर ऐसा होता तो उत्तराखंड में इस तरह के परिवर्तन न किए जाते नेताओं के। योगी आदित्यनाथ को एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्शन तब किया गया जब संघ परिवार ने उसमें दखलंदाजी की और अमित शाह ने उसमें तेजी से कदम आगे बढ़ाए। तो इसमें कोई नेता किस स्तर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, और हर पार्टी की अपनी एक कार्यशैली होती है जिसमें अनुभव को ध्यान में दिया जाता है, उसकी कार्यशैली को ध्यान में दिया जाता है, उसके आने से किस जाति फैक्टर पर कितनी जाति जो इंजीनियरिंग है, कास्ट इंजीनियरिंग, उसको साधने की।
वो सारी चीज सच जाने की बात दिखे जाती है। ठीक है, ऐसे में जो नितिन पटेल की बात आ रही है, सोहन मुझे पूरी बात करने दीजिए। जी, नितिन पटेल को लेकर के ही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। नितिन पटेल को लेकर के, दरअसल नितिन पटेल का जिक्र मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो नितिन पटेल का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा होगा कि नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री रहें और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनूं। 2014 से 2021 आ गया, कई बार नाम सामने आया, और जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त का जिक्र भी मैं यहां पर कर दूं कि उस वक्त जो पटेल समुदाय था उसके बड़े वोट जो है वो भी नितिन पटेल ने बीजेपी के पक्ष में करवाए थे। तो ऐसे में उनको दरकिनार करना, तो इससे कहीं संगठन में भी तो दिक्कतें ना पेश नहीं हो जाएंगी ना? कि फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि इसमें दरकिनार नहीं किया गया। नितिन पटेल, लेकिन उनकी लालसा तो थी ना। नहीं, नितिन पटेल की भूमिका कब होनी है ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा। बार बार इस बात को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने के पहले इस कैडर की राजनीति की दशा और दिशा कैसे बनाई जाती है और उनके रणनीतिकार किस तरह से कदम आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं दिवाकर जी, मैं सवाल तो पहले स्पष्ट कर दूं ना। पहले ये तो सुनिए कि वहां पर संघ परिवार का भी एक इनपुट लिया जाता है। ये तो राजनीतिक बात हो गई ना कि नितिन पटेल जो है वो पटेलों का वोट करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और हो सकता है कि संघ परिवार में आरएसएस की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उनके नाम पर हम सबकी सहमति ना हो। आप इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि संघ परिवार के इनपुट के बगैर, कैडर के इनपुट के बगैर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के नेताओं का कोई प्रोजेक्शन नहीं किया जा सकता, चाहे वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विख्यात हो। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी विकास पुरुष थे, लेकिन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के रहते अगर उनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया 2014 के पहले, एक साल पहले, तो ये संघ परिवार का इनपुट था। इस बात को आप समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक मोदी के नाम का निश्चय नहीं कर लिया था, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब ही होता है कि नीचे से ऊपर तक का अपना एक इनपुट होता है कि इस नेता के आने से ये सारी बातें जो कि भाजपा की विचारधारा है, भाजपा का विकास मॉडल है, वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए उनको प्रायोरिटी दी गई, इसलिए नितिन पटेल को नहीं दी गई। इस बात को बस स्पष्ट समझ लीजिए। जो एक पत्रकार के तौर पर मेरा जो 2 दशक का अपना अनुभव है, जो मैं समझता जानता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कवर भी करता रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव कहता है कि नितिन पटेल के आने से वहां पर खेमेबंदी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि नितिन पटेल वहां के बहुत लोकप्रिय नेता है पटेलों के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस समय बहुत लोकप्रिय नेता की जरूरत नहीं है, उनको त्वरित निर्णय वाला नेता चाहिए। और चूंकि उनके पास विकल्प ज्यादा है, इसलिए वो ऐसा प्रयोग कर सकने की स्थिति में हैं, इसलिए उनको एक नया नाम उन्होंने पटेल समुदाय से दिया है। चलिए ठीक है, भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री क्यों बनाया है वो आपने हमें बारीकी से समझाया, लेकिन अब नितिन पटेल की भूमिका क्या होगी, ये सवाल बहुत जल्दी मैं पूछ रहा हूं और कहीं ना कहीं उनको भी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। मुझे एक सवाल मैं कंप्लीट कर लूं अपना थोड़ा सा। दरअसल जब उनके खिलाफ आवाज उठी थी तो उनसे वित्त मंत्रालय भी ले लिया गया था। जब मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया उसके बाद उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया था सरकार में। उसके बाद जब विरोध किया तो उसके बाद उन्हें वित्त मंत्रालय तो दे दिया गया। अब उम्मीद थी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया वो तो आपने बेहतर तरीके से समझाया, लेकिन नितिन पटेल के मन में लालसा थी, ये इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, और पार्टी केवल उनकी लालसा से नहीं चलेगी, ये भी एक फैक्ट यहां पर है। तो अब क्या भूमिका होगी, क्या बीजेपी में उनके लिए सब कुछ ठीक है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर देख रहा हूं कि नितिन पटेल को चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये बोला जाएगा कि आपकी लोकप्रियता को इस हिसाब से हमें यूज करना है। तो हमें इस बात को समझना है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही तय कर लेती है कि इस नेता से हमें ये काम लेना है, और ये किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है कि अगर मोदी चाह लें तो मोदी ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी चूंकि इतने यशस्वी हो चुके हैं इस पार्टी के स्तर पर भी कि वो जो बात कहेंगे उनकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन इसमें संगठन, संघ परिवार का जो एक इनपुट होगा, गुजरात मॉडल बार बार चर्चा में आती रही है, तो वहां पर सबकी नजर होती है। इसलिए नितिन पटेल को आने वाले समय में राज्य के चुनाव के पहले, कुछ महीने पहले या चुनाव के दौरान किस भूमिका में पटेल समुदाय को साधना है या उनको कोई और भूमिका देनी है, ये भी शायद पार्टी मंथन करेगी। और अगर नहीं देना होगा तो सीधा सीधा कोई एक मंत्रालय दे करके, संगठन में कोई एक काम दे करके नितिन पटेल से कहा जाएगा आप ऐसा करिए। अगर नितिन पटेल इसमें आनाकानी करेंगे
इसमें कोई हीला हवाली करेंगे तो उनके खिलाफ एक एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की मोहताज नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, मजबूती के साथ वो संगठन से जुड़ी हुई है। उसके हर नेता का एक इनपुट जो है संगठन के नीचे से ऊपर स्तर तक होता है। ऐसे में आने वाले समय में नितिन पटेल की भूमिका तय की जाएगी और हो सकता है कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता के तौर पर ही काम करें, उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए। ये भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को पूरी तरह से ये समझाने के लिए कि आखिर जो भूपेंद्र पटेल हैं उनका चयन क्यों किया गया है। तो बीजेपी पार्टी की आगे की सोच क्या है चुनाव को लेकर के, बीजेपी पार्टी क्या चाहती है, उन्हें किस तरह का नेता चाहिए था, ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दिवाकर विक्रम सिंह जी, उन्होंने बारीकी से आप लोगों को समझाया। और अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जो बीजेपी पार्टी है क्या वो सचमुच केवल पाटीदार वोट बैंक को साधना चाहती थी, इसलिए भूपेंद्र पटेल को सामने किया गया है? क्योंकि अगर पाटीदार वोट बैंक को ही साधना होता तो फिर दूसरे भी बड़े नेता थे। तो किस रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है, ये यहां पर समझना होगा और ये समझना बेहद जरूरी भी है। इसके अलावा नितिन पटेल, जिनका नाम मुख्यमंत्री के रेस में था, हालांकि उन्हें दरकिनार तो नहीं कह सकते कि एक तरह से दरकिनार किया है, लेकिन उन्हें इस बार भी मौका नहीं मिला है, उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को मौका मिला है। अब नितिन पटेल को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या उन्हें चुनाव से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। लेकिन उससे पहले नजरें लगातार बनी रहेंगी कि आखिर भूपेंद्र पटेल को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो किस तरह से करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।